Hello student. Today we will study terminology of accounting. In first video we have studied what is accounting and definition of accounting. In second video we have to study advantages of accounting. Today we will continuing with terminology of accounting. Terminology of accounting we have to study two term. First capital, second drawings. Continuing with third point, goods. Meaning of goods: things which are traded by the owner, it's known as goods. यानी जो बिजनेस का ओनर है वो जो थिंग्स होता है उसको ट्रेड करता है. ट्रेड यानी परचेज करता है और सेल करता है. यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ में ओनर जो थिंग्स परचेज करता है और सेल करता है तो हम उसको कहेंगे गुड्स. इसके बहुत सारे एग्जांपल है. कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रोसरी स्टोर का जो ओनर है वो ग्रोसरी परचेज करता है और ग्रोसरी सेल करता है तो ग्रोसरी उसके लिए माना जाएगा गुड्स. ओके. फर्नीचर का शोरूम है और फर्नीचर का ओनर फर्नीचर परचेज करता है, फर्नीचर सेल करता है तो फर्नीचर उसके लिए माना जाएगा गुड्स. कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़ा परचेज करता है, कपड़ा सेल करता है तो कपड़ा उसके लिए माना जाएगा गुड्स. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं. आप वो दूसरे एग्जांपल अपने हिसाब से थिंक कर सकते हो. कोई भी स्टेशनरी शॉप है, वो स्टेशनरी शॉप का जो ओनर है वो स्टेशनरी परचेज करता है और स्टेशनरी सेल करता है तो स्टेशनरी उसके लिए माना जाएगा गुड्स. मारुति कार का कोई शोरूम है और मारुति कार का जो ओनर है जिसने शोरूम ले रखा है वो मारुति कार परचेज करेगा और मारुति कार सेल करेगा तो उसको भी माना जाएगा गुड्स. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल और ले सकते हैं. टू व्हीलर में बाइक ले लो, एक्टिवा ले लो, कोई भी मशीनरी की शॉप ले लो, कंप्यूटर की शॉप ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ले लो. डीमार्ट जो है वो कोई भी गुड्स परचेज करेगा, सेल करेगा तो उसके मॉल में जितने भी आइटम है उसके लिए माना जाएगा गुड्स. ठीक है. बट अगर फर्नीचर का ट्रेडर, फर्नीचर का जो व्यापारी है वो अपनी शॉप में एसी लगवाता है तो एसी माना जाएगा उसके लिए असेट्स. ठीक है. कपड़े का व्यापारी है, वो कपड़े का व्यापारी अपनी शॉप में कंप्यूटर परचेज करता है अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए तो कंप्यूटर को माना जाएगा असेट्स. असेट्स किसे कहेंगे? जो बिजनेस को हेल्प करती है, उससे प्रॉफिट अर्न नहीं होता है. असेट्स बिजनेस में हेल्प करते हैं. प्रॉफिट किससे होता है? गुड्स से होता है. गुड्स परचेज करेंगे, सेल करेंगे, यानी कम प्राइस पे परचेज करेंगे और ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे तो उसका जो डिफरेंस आएगा उसमें से प्रॉफिट होगा. असेट्स तो बिजनेस को हेल्प करती है. तो नाउ मीनिंग ऑफ असेट्स. असेट्स मीन्स any such tangible product or item which is of ownership of business and has economic value. यानी असेट्स का मीनिंग यहाँ पे ऐसा दिया है, कोई भी एक टेंजिबल प्रोडक्ट है और या आइटम है जिसकी ओनरशिप बिजनेस की है, यानी उसका मालिकी हक बिजनेस का है. ठीक है. और जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है. इकोनॉमिक वैल्यू यानी हम जो असेट्स परचेज करते हैं कभी कभार सेल करेंगे तो उसका कोई ना कोई वैल्यू हमको रियलाइज होगी, उसको बोलेंगे इकोनॉमिक वैल्यू. ठीक है. यानी असेट्स जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है और बिजनेस की उसकी ओनरशिप है. ओके. जो टेंजिबल है, जो दिखती है, उसको हम असेट्स कहेंगे. ठीक है. तो अब इसके अंदर टाइप ऑफ असेट्स में समझाता हूँ. मेन 3 टाइप ऑफ असेट्स है बट मैं अभी आपको स्टडी कराता हूँ 2 टाइप ऑफ असेट्स.
मेन 3 टाइप ऑफ असेट्स है, बट अभी आज हम स्टडी करेंगे 2 टाइप ऑफ असेट्स। फर्स्ट टाइप्स फिक्स असेट्स। In another words, it is say that non-current assets। और सेकंड पार्ट है, सेकंड टाइप से करंट असेट्स। नाउ what is fixed assets? The assets which are stay in the business for long time, यानी जो असेट्स बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रहती है उसको हम बोलेंगे फिक्स असेट्स। लॉन्ग टर्म का मतलब अकाउंटिंग सेंस में मोर देन 1 ईयर, यानी हम कोई भी जो असेट्स परचेस करते हैं वो बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहती है तो उसको हम कहेंगे फिक्स असेट्स। अब मान के चलिए, सपोज़ कपड़े का व्यापारी है, ठीक है, वो अपने शॉप के अंदर कंप्यूटर परचेस करता है, तो कंप्यूटर हो गया फिक्स असेट्स उसके लिए, ठीक है। कोई व्हीकल परचेस करता है तो व्हीकल हो गया उसके लिए फिक्स असेट्स। कोई लैंड या बिल्डिंग परचेस करता है, शॉप चलाने के लिए बिल्डिंग परचेस करेगा या कोई लैंड परचेस करेगा, ठीक है। अगर कोई फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री का ओनर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीनरी परचेस करता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है फिक्स एसेट्स के। अभी सिंपली आपको ये समझाता हूँ मैं। कंप्यूटर है, व्हीकल है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। यानी बिजनेस का ओनर जो ये फिक्स एसेट परचेस करेगा वो बार बार सेल नहीं करेगा। उसकी जब एक्सपायरी होगी तब उसको, जब वो डिस्कार्ड हो जाएगा तब उसको रिप्लेस करेगा, ठीक है, तब तक वो करेगा नहीं। यानी ये सब असेट्स बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहती है, इसके लिए इसको कहते हैं फिक्स असेट्स, ठीक है। यानी 1 साल से ज़्यादा टाइम तक रहती है। सेकंड टाइप से करंट असेट्स। तो करंट असेट्स में क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। फ्लक्चुएशन क्या होता है, यानी कि ये असेट्स बिजनेस में ड्यूरिंग द 1 ईयर आती रहती है और जाती रहती है। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक तो कैश बैलेंस। कैश बैलेंस यानी हमारा बिजनेस में जो कैश डेली आती रहती है और जाती रहती है, इसके लिए उसको बोलेंगे हम करंट असेट्स। बैंक बैलेंस, हम जो बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो बैंक में से पैसा लाते हैं, फिर वापस उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक बैलेंस भी माना जाएगा करंट असेट्स। और डेटर्स, डेटर्स का मीनिंग इसके बाद आएगा, उसमें समझाऊंगा कि डेटर्स हमारे लिए करंट असेट्स कैसे हैं। तो जो असेट्स का फ्लक्चुएशन 1 साल के अंदर होता ही रहता है, फ्लक्चुएशन मीन्स आता रहता है और जाता रहता है, तो उसको हम कहेंगे करंट असेट्स, ठीक है। नाउ फिफ्थ टर्म, डेटर्स। व्हेन बिजनेसमैन सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू हिज ओन कस्टमर्स, दोज कस्टमर्स आर कॉल्ड एज डेटर्स। यानी हमने किसी भी पर्सन को हमारा बिजनेस का जो गुड्स है वो क्रेडिट पे सेल किया है। क्रेडिट बोले तो उधार पे अभी सेल किया है, यानी अभी उसको गुड्स दिया है पर उसका पैसा वो अभी नहीं दे रहा है, नियर फ्यूचर में उसका पैसा वो हमको बाद में देगा। तो जितनी अमाउंट का हमने उसको गुड्स सेल किया है उसको हम कहेंगे डेटर्स। इन शॉर्ट, हमने जिस पर्सन को उधार पे गुड्स दिया है या उधार पे गुड्स बेचा है उसको हम कहेंगे डेटर्स, ओके। यानी बिजनेस जो होता है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कैश सेल्स भी होता है
और क्रेडिट सेल्स भी होता है। अगर क्रेडिट सेल्स होता है तो डेटर्स क्रिएट होता है, कैश सेल्स में डेटर्स क्रिएट होता नहीं है। ठीक है। सिक्स्थ नंबर, क्रेडिटर्स। जैसे हम किसी के पास से जैसे हम किसी को गुड्स क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, ऐसे किसी के पास से क्रेडिट पे गुड्स भी परचेस करते हैं। पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, that particular person becomes creditors of business। जो पर्सन है वो पर्सन के पास से हम गुड्स परचेस करते हैं क्रेडिट यानी उधार पे, तो पर्टिकुलर पर्सन हमारे लिए या बिजनेस के लिए क्रेडिटर्स बन जाता है। ठीक है। यानी कोई पर्सन है, कोई एक पर्सन है, उसके पास से हमने गुड्स परचेस किया क्रेडिट पे, कैश से परचेस नहीं किया है, क्रेडिट से परचेस किया है। यानी गुड्स अभी परचेस किया है हमने, बट उसका पैसा अभी हम पेमेंट नहीं करेंगे। सम टाइम का पीरियड हो जाने के बाद हम उसको पेमेंट करेंगे। वो पीरियड 1 वीक का पर होता है, 15 डेज़ का पर होता है, 1 मंथ का पर होता है, 2 मंथ का पर होता है। जैसी कंडीशन होती है हमारे बीच में और क्रेडिटर्स के बीच में। ठीक है। रिपीट करता हूँ वापस। डेटर्स मतलब हमने जिस पर्सन को क्रेडिट पे हमारा गुड्स सेल किया है उसे डेटर्स कहेंगे। क्रेडिटर्स मतलब हमने जिस पर्सन के पास से बिजनेस का गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है तो उसको हम कहेंगे क्रेडिटर्स। ओके। यानी समझो, कोई महेंद्र नाम का पर्सन है, वो महेंद्र नाम के पर्सन को सपोज़ मैं बिजनेस का ओनर हूँ, या हम सब कोई बिजनेस के ओनर है, और हमने महेंद्र को 25,000 का गुड्स क्रेडिट पे सेल किया है, तो वो महेंद्र हमारे लिए डेटर्स माना जाएगा। ठीक है। वैसे हम सब हमारा पर्सनली बिजनेस चलाते हैं और हमने किसी पर्सन के पास से, वो पर्सन का नाम सोच लेते हैं, शायद राजेश के पास से हमने 50,000 का गुड्स परचेस किया है ऑन क्रेडिट, तो वो राजेश हमारे लिए माना जाएगा क्रेडिटर्स। ओके। नेक्स्ट टर्म 7th नंबर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मीनिंग, द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट्स वुड रिमेन कांस्टेंट। यानी जो पेमेंट बिजनेस में कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट यानी डे टू डे एक्टिविटी में पे करना होता है, एवरी मंथ पे करना होता है या एवरी ईयर पे करना होता है। जो एक्सपेंस बिजनेस में एवरी ईयर पे करते हैं उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी मैंने खाली 2 या 4 एग्जाम्पल दिए हैं। सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट। सैलरी मतलब हमारी जो शॉप है उसके अंदर हमने एम्प्लॉई रखा है, तो एवरी मंथ उसको सैलरी पे करना पड़ेगा, तो वो माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम जो लाइट कंज्यूम करते हैं तो उसके लिए एवरी 2 मंथ हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पड़ेगा, तो वो भी माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हमने हमारी शॉप हमारे लैंडलॉर्ड के पास से रेंट पे लिए, हमारी खुद की शॉप नहीं है बट हमने हमारी शॉप या हमारा गोडाउन रेंट पे लिया है, तो एवरी मंथ वो जो रेंट पे करने का होता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी उसको बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। पैकिंग एक्सपेंसेस भी रेवेन्यू में आता है। स्टेशनरी एक्सपेंसेस यानी हमारी सपोज़ फर्नीचर की शॉप है
और फर्नीचर की शॉप में हमने अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए जो नोटबुक परचेस करते हैं, पेन परचेस करते हैं, तो वो सब स्टेशनरी में आएगा, तो वो हमारे लिए माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी डे टू डे एक्टिविटी में जो हमको एक्सपेंस पे करना होता है उसको हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, नेक्स्ट टर्म इसका ऑपोजिट कैपिटल एक्सपेंडिचर। टर्म नंबर 8 कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस पेमेंट इज नॉट रेगुलर इन नेचर। यानी ये पेमेंट रेगुलर नेचर का नहीं है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेगुलर नेचर का है। ओके, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये रेगुलर नेचर का नहीं है। वो एक्सपेंस कभी कभार पे करना होता है। फॉर एग्जांपल, जो वो फिक्स एसेट्स का एग्जांपल दिया ना, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, कंप्यूटर एट्सेट्रा, वो जितनी फिक्स एसेट्स हम परचेज करते हैं वो टोटल फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। ठीक है, यानी ये सब एक्सपेंसेस कभी कभार हमको पेमेंट करने का होता है। हम एवरी ईयर मशीन परचेज नहीं करते हैं, हम एवरी ईयर कंप्यूटर परचेज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब माना जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 9 रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट यानी मिलना। द फ्लो ऑफ दिस रिसिप्ट वुड रिमेन कांस्टेंट। यानी इसका भी फ्लो बिजनेस में कांस्टेंट रहता है, यानी हर महीने या एवरी ईयर जो बिजनेस में फ्लो आता रहता है उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। एग्जाम्पल के तौर पे रेंट रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब रेंट कब रिसीव होगा समझो, हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है। ठीक है, हमारे पास एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो हमने वो प्रॉपर्टी किसी को किराए पे दे दी, यानी भाड़े पे चढ़ा दी, तो उसका जो किराया मिलेगा तो उसको बोलेंगे रेंट रिसीव्ड। जिसको हम किराए पे हमारी प्रॉपर्टी देंगे, कोई शॉप होगी कि कोई मॉल होगा या कोई दूसरी कोई बिल्डिंग होगी, हम उसको रेंट पे देंगे तो उसका रेंट हमको एवरी मंथ या एवरी ईयर रिसीव होगा, तो उसको बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। सेकंड एग्जांपल है उसका इंटरेस्ट रिसीव्ड। यानी हमारा बिजनेस चल रहा है और हमारे बिजनेस के अंदर सरप्लस मनी है। सरप्लस मनी है तो वो सरप्लस मनी हम बिजनेस में अपना जो कैश बॉक्स होता गल्ला होगा उसके अंदर हम नहीं रख पाएंगे। हम वो क्या करेंगे, बैंक में एफडी कर देंगे, जैसे सब लोग करते हैं वैसे हमने बिजनेस के नाम से बैंक में एफडी किया है, तो बैंक में से एवरी ईयर हमको इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो उसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी नंबर 10 कैपिटल रिसिप्ट। अब कैपिटल रिसिप्ट का मीनिंग क्या है? दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली। यानी ये रिसिप्ट हमको रेगुलर बेस पे नहीं मिलता है, कभी कभार मिलता है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। यानी हमको बिजनेस में अगर एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो हम बैंक में से जो लोन लेंगे वो हर महीने या हर साल नहीं लेंगे, कभी कभार ही लेंगे, तो वो जो बैंक में से हम लोन लेंगे तो वो माना जाएगा कैपिटल रिसीप्ट। यानी ये दो सेम हो गया, 8 और 10 सेम हो गया, 7 और 9 सेम हो गया। यहाँ पे भी है रेवेन्यू, यहाँ पे भी है रेवेन्यू, यहाँ पे है कैपिटल, यहाँ पे भी है कैपिटल, बट यहाँ पे है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ है रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी ये दोनों का शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे,
कि एवरी ईयर जो एक्सपेंसेस पे करना पड़ता है उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एवरी ईयर जो हमको रिसीव होता है कैश उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट। कभी कभार हम एक्सपेंस पे करते हैं तो उसको हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कभी कभार हम कोई पैसा लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट। ये कभी कभार बिजनेस में हमको मिलता है, रेगुलर बेस पे मिलता नहीं है, ठीक है। तो हम प्रीवियस वीडियो में मैंने फर्स्ट 2 टर्म चलाई थी, कैपिटल एंड ड्राइंग्स, और आज 3rd से 10 तक चलाई टर्मिनोलॉजी, ठीक है। दूसरी टर्मिनोलॉजी जो होगी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना सही है। ओके, थैंक यू।